हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम बात कर रहे हैं। आज क्या कुछ करंट अफेयर्स हमारे साथ रहने वाला है, किस तरीके से एग्जाम में वो पूछा जाता है, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, इन सारी चीज़ों को इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं। तो चलिए भैया, बिना देरी किए तुरंत शुरू करते हैं हमारे सेशन को। क्या कुछ रहने वाला है, जरा बात करें हम। पहला सवाल, जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी? जी हां, सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में बीजेपी। आपको पता होगा कि अभी दो जगहों पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव हुआ है हमारे महाराष्ट्र विधानसभा में, और इस महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की संख्या कुल मिलाकर के 288 है। ठीक है जी, तो बीजेपी को इसमें मिला है कुल मिलाकर के 132 सीट। हालांकि सीएम का चेहरा अभी क्लियर नहीं हुआ है, समय के साथ देखा जाएगा। और बीजेपी वालों का तो है ही, है ना, ये तो लास्ट टाइम तक नहीं बताते और पता चलता है कोई और ही आ गया। तो ये खैर कहानी इनके साथ रहने वाली है। तो ये रही बात हमारे महाराष्ट्र की। अगर हम बात करें दूसरा हमारा स्टेट था, जो दूसरा राज्य था, है ना, वो था हमारा झारखंड। क्या था भैया? झारखंड। तो झारखंड में कुल मिलाकर के 81 सीटों पर, झारखंड की विधानसभा सीट जो है ना, इसमें कुल मिलाकर के 81 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। और जो इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वो पार्टी बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। जी हाँ, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया है भाई साहब? झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM, है ना जी, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसे मिली है यहां पर, इन्होंने लिया है कितनी? 32 सीटें। कितनी है भैया? 32 सीटें। ठीक है जी, और यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कौन बना है? तो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है भाई, ये तो है बात हो गई हमारे विधानसभा चुनाव 2024 की, है ना। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार में उपचुनाव कितनी सीटों पर हुए। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन चारों सीटों का आप नाम डालेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब जरा हम चुनाव पर आते हैं, है ना। चुनाव से संबंधित कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो एनसीईआरटी से निकाल करके लाया गया है आपके लिए, हम आपको बताएं। देख भाई, जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो चुनाव में क्या होता है कि एक पहला वो जो चुनाव में खड़ा होता है, दूसरा वो जो चुनाव में वोट देता है, तीसरा वो जो चुनाव करवाता है। ठीक है भाई, अब देखिए कहानी समझेंगे। सबसे पहले उम्मीदवार की, अगर उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव देना है, मतलब लड़ना है, तो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। ये कभी कभी किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम। भारतीय नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और सरकारी नौकरी तो कतई नहीं होनी चाहिए, और सरकारी टीचर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप सरकारी जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो पहले आपको इस्तीफा देना होता है, रिजाइन करना होता है, और तब उसके बाद आके आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई बात हमारे चुनाव लड़ने वालों की। अब बात करेंगे वोट देने वालों की। भैया हमें लोग तो देते हैं वोट, हाँ जी। तो हम लोग जो वोट देते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो वोटिंग का सिस्टम है, उसे हम लोग कहते हैं वयस्क मताधिकार। क्या कहते हैं भैया? वयस्क मताधिकार, है ना जी। माने जितने वयस्क लोग हैं, ये अपने अपने मत का प्रयोग करते हैं। वयस्क मताधिकार कितना है? 18 साल से ऊपर वाले। बहुत अमेजिंग फैक्ट आज आपके लिए लेकर के हम आए हैं कि ये 18 साल, जी हाँ, क्या ये आजादी के बाद से लगातार 18 साल है, या इसे बाद में कभी मान्यता दी गई? पूरी कहानी समझेंगे। तो भैया ये 18 साल की जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है 1989 में। कब भैया? 1989 में। 1989 से पहले अगर आप वोट करते थे, तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया? 21 वर्ष। जी हाँ, अगर आप 21 वर्ष से 89 से पहले अगर आप 21 वर्ष के हैं, तो वोट दे सकते थे। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है? 18 साल वालों के लिए हो गई है। ठीक है जी, तो वयस्क मताधिकार हमारे पास 18 साल। ठीक है जी, दो की बात हमने कर ली, चुनाव लड़ने वाले की, वोट देने वाले की। अब जरा बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं जो जब न तब उठ के चुनाव आयोग को ही क्या करती है कि भैया चुनाव आयोग ने ईवीएम बदल दिया, ये कर दिया, मतलब बहुत सारा एलिगेशन लगाते हैं, कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर एलिगेशन लगा देते हैं, भैया ईवीएम हैक किया जा रहा है ना।
तो ये कहानी भी समझेंगे कि भैया आखिर ये जो हमारे चुनाव करवाने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो भैया एक चुनाव जिस व्यक्ति के अंदर में लड़ा जाता है उसे तो हम लोग पहले कहा करते थे चुनाव आयुक्त। जी हाँ, इसकी कहानी भी बहुत शानदार है। क्या कहेंगे हम इसे? चुनाव आयुक्त कहेंगे। ठीक है भैया, अगर चुनाव आयुक्त है तो भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? हम फर्स्ट चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, हमारे सामने नाम याद आ जाएगा सुकुमार सेन का। किसका? सुकुमार सेन का। ठीक है जी, सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने नहीं कहा। इसका मतलब सर मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब क्या हुआ और चुनाव आयुक्त का मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि देख भाई, फिर कहानी वही 1989। जी हाँ, 1989 से पहले एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। फिर 1989 के उस समय में क्या हुआ कि यहां पर जोड़ दिया गया है ना, 2 चुनाव आयुक्त और जोड़े गए। अब 2 चुनाव आयुक्त अगर जोड़ दिया है, पहले से एक चुनाव आयुक्त है, तो ये जो चुनाव आयुक्त होंगे ये बन जाएंगे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। कोई दिक्कत नहीं है ना जी? अच्छा जी, तो इसका मतलब सर क्या 1989 से ही 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये कहानी तब हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ और फिर उसके बाद ये जो पोस्ट है इसे खत्म कर दिया गया। फिर वापस से कहानी पहुंच गई हमारे चुनाव आयुक्त के पास। ठीक है जी, अब फिर आता है एक साल 1993 और इस साल ये चुनाव आयुक्त का जो पोस्ट होता है, ये 2 चुनाव आयुक्त का पोस्ट होता है, इसे क्या कर दिया जाता है? अस्थाई कर दिया जाता है। और इसके बाद से आज तक लगातार हमारे देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त आज भी हैं। ठीक है जी, अभी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है राजीव कुमार। जी हाँ, क्या नाम है? श्री राजीव कुमार। तो राजीव कुमार है ना, और ये कितने नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं भाई साहब? ये 25th नंबर के हैं। 25वें चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे राजीव कुमार हैं। ठीक है जी, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में भारत के अभी कौन 2 चुनाव आयुक्त हैं, जरा जल्दी से, है ना, ज्ञानेश कुमार और सुखबिंदर सिंह सिंधु का जरा नाम आप डाल दें। ठीक है जी, ये 2 हमारे पास क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए भाई, इसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। क्या कुछ रहने वाला है? जी हाँ, अगला सवाल है कि भैया सीताराम नदी जो है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। क्या है भैया? दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी। ये नदी किस देश में है ना, या किस देश की नदी है? हम बात करेंगे हमारे इंडोनेशिया की। जी हाँ, इंडोनेशिया की ये एक नदी है और इस नदी की अगर लंबाई की बात करें तो लगभग, है ना, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की ये नदी है और बहुत बुरी स्थिति में है। सारा प्लास्टिक कचरा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। मतलब आप अगर कभी मौका अगर कभी मिले इसको देखने का तो शायद आप देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर नदी है। कहीं कहीं पर तो नदी की जो चौड़ाई है वो टोटल 5 फीट है। अब सोच के देखिए, इतने पतले से जगह से नदी गुजर रही है, कितना ज्यादा प्रदूषण होगा, है ना। और ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है भाई साहब, नदी को साफ रखना तो हमारे लिए भी है ना। भारत में एक गंगा को साफ करने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी, नमामि गंगे, है ना। पता नहीं गंगा कितनी साफ हुई है, लेकिन ये हम जो गंगा किनारे बैठे हैं, जो यमुना किनारे बैठे हैं, अभी हम दिल्ली की हालत देखा हमने कि दिल्ली में यमुना के ऊपर इतना सारा झाग आ गया था। भैया वो झाग कहाँ से आया? जरा हमें ये बताएं। इसका मतलब कि सरकार ने नदी को साफ करने पर किसी तरह का बहुत बढ़िया प्रयास नहीं किया। ठीक है जी, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों होगी जरा इसको समझते हैं। क्योंकि एक नदी जो है ना, सिर्फ नदी नहीं होती है भाई साहब, ये बहुत सारे जीवों का केंद्र होती है। भारत में आपको पता होगा हमारा जो जलीय जीव है ना, डॉल्फिन। अब एक चीज बताइए, जब नदी ही साफ नहीं रहेगी तो क्या कोई भी मछली, कोई भी जीव इस नदी के आसपास सराउंडेड या इसके अंदर जीवित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति बनने वाली है। और इस नदी की अगर हम बात करें तो ये नदी जिस जगह पर है इंडोनेशिया में, है ना, यहाँ का तापमान भी बहुत तगड़ा रहता है। यहाँ का जो औसत तापमान रहता है, औसत तापमान वो रहता है 24 डिग्री सेल्सियस। समझ के देखिए, इसका जो सबसे ठंडा महीना होता है इंडोनेशिया का, जो सबसे ठंडा, वो होता है जनवरी।
बेसिक सी बात है, हमारे यहाँ भी जनवरी बहुत है ना, और जनवरी में हमारे यहाँ टेम्परेचर 4-5 डिग्री चला जाता है, 10, 11, 12 कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इस समय यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे है ना गर्मी वाला महीना है वो है इनका अप्रैल, और अप्रैल के समय में यहाँ पर लगभग 26 डिग्री के आसपास तापमान रहता है। तो सोच के देखिए कि 26 से 22 के बीच ही इसका मतलब वो तापमान का रहता है ना। तो ये रही स्थिति, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से हमको क्या करना चाहिए भैया, नदी पर हमको ध्यान देना ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इस नदी से संबंधित एक सवाल पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि इस नदी पर बांध कौन सा है ना, सिटारम नदी पर बांध कौन सा है। दो बांध आपको याद रखना है, पहला सिराटा बांध, सिराटा बांध, ठीक है जी, और दूसरा समूलिंग बांध। दो बांध यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में है ना, ये पूछ लिया जाएगा कि भैया ये बता दीजिए कि ये सिराटा बांध या किस देश में है। अगर देशों की अगर बात करें, इंडोनेशिया है ना भाई साहब, ये भी गुलाम रहे थे, इंडोनेशिया वाले भी जिस तरह हम लोग गुलाम रहे थे है ना, ये लोग भी गुलाम रहे थे। तो ये लोग किस यूरोपियन देश के गुलाम रहे थे है ना, आंसर लिखेंगे हम लोग डच। यहाँ पर डचों ने बहुत ज़्यादा मचाया था आतंक, ठीक है जी, इन्होंने इंडोनेशिया को अपने कैप्चर में करके रखा हुआ था। जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया, वैसे इन लोगों ने क्या किया था, डचों ने इंडोनेशिया के ऊपर शासन किया था। आपको पता होगा कि डच भारत में आने वाले दूसरे व्यापारी है ना। डच जो हैं, भारत की अगर बात करें कि भारत में यूरोपियंस जो आए थे उसमें दूसरे नंबर पर थे डच। भारत में जो पहले आए थे उनका नाम था पुर्तगाली, है ना जी, पुर्तगाली। याद करिए कब पकडाबू बंदरगाह है ना, वास्को डी गामा, जिस दिन उसका अपवित्र कदम भारत पर पड़ा, भारत का दुर्दिन उस दिन से शुरू हो गया था। और वास्को डी गामा से रिलेटेड एक सवाल और पूछेगा कि उस राजा का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया और वास्को डी गामा से युद्ध भी किया। जी हाँ, ये पूछा हुआ सवाल है एग्जाम का, याद रखिएगा। जमोरिन वो व्यक्ति था, जमोरिन पहली बार आए तो भाई साहब जमोरिन है ना, पहला बार जब वास्को डी गामा आया, बड़ा बड़ा जहाज देखा, लोगों ने कहा अरे भाई साहब क्या बात है, क्या जहाज है ना। जमोरिन भाई साहब इनको, इनकी रानी होनी को सबको ले आके घुमा दिया वास्को डी गामा। राजा जी खुश हो गए, और खुश हुए तो भाई साहब को काली मिर्च भर भर के दे दिए, और भर के जब दिए तो देखो डच कैसे आए ये समझते हैं। पुर्तगाली को जब जमोरिन ने क्या किया, जब यहाँ से वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर के गया, तो लेकर के जाएगा, मान लीजिए कि कोई भी व्यापारी अगर व्यापार करता है, अगर बड़ी जगह से सामान लेके आता है, तो क्या वो घर घर जाके सप्लाई करता है, क्या वो दुकान दुकान जाके सप्लाई करता है? जी नहीं, वो क्या करता है, एक जगह ले आके रखा, अब लोग उससे आके लेके जाते हैं। तो पुर्तगाली जो लेके जाते थे, इन्हीं सामान को डच वाले खरीद लेते थे, और डच वाले बाकी यूरोप के मार्केट में उसे बेचा करते थे। डायरेक्ट पुर्तगाली नहीं बेचा करते थे, डच वाले बेचा करते थे, ठीक है जी। अब डच वालों को समझ में आया, अरे भाई पुर्तगाली ला रहा है भारत से, तो हम कहे नहीं लाए भारत से, प्रॉफिट अपना। भाई साहब डच भी आए, पुर्तगाली भी आए है ना, ब्रिटेन वाले भी आए, फ्रांस वाले भी आए, डेन्स वाले भी आए, सारे लोग आए और अपना अपना जगह पकड़ा। तो भैया जिसकी शक्ति जहां पर ज्यादा थी या जिसने शक्ति को बढ़ाया उस जगह पे राज किया। हम पर ब्रिटेन ने राज किया, डचों ने इंडोनेशिया पर राज किया, ठीक है भाई। चलिए ये रहा सवाल और सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत इतिहास की भी झलक हम लोग देखते चलेंगे। चलिए भैया अगला सवाल, जी हाँ, अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जी हाँ, वैश्विक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, अब ये है क्या कहानी ये समझिए। दरअसल एक संस्था है जिसे हम कहते हैं अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, ठीक है जी, AIMA। ये एक संस्था है, इस संस्था ने है ना वहाँ की एक यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर क्या करते हैं भाई साहब, ये एक
पुरस्कार देते हैं। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी हाँ। अब ये सवाल यहाँ से बन जाएगा कि जरा ये बता दीजिए भाई साहब, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, यह पुरस्कार, शांति पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? नाम याद रखेंगे, अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन। समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया? जरा इस नाम को पढ़ने से ये बताइए, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। अमेरिका इंडिया, इसका मतलब है कि अमेरिका और इंडिया में माइनॉरिटी के लिए जो एसोसिएशन बना है, ठीक है। तो भैया अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, है ना, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए या फिर मतलब उसके लिए क्या कुछ किया गया है, तो उस पर भाई साहब इन्हें मिला शांति पुरस्कार। ठीक है। अच्छा, जरा बात करते हैं हम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। भाई साहब कौन थे? अपने जमाने के वॉलेंटियर। भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी थे ये। वो खड़े हो गए थे, है ना। आपको पता है कि अमेरिका जो है वो अपने श्वेत और अश्वेत दो लोगों के बीच हमेशा उनका विद्रोह रहा है। तो इसमें क्या किया गया कि जो गोरे लोग थे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया जो काले लोग थे उनके ऊपर। अब ये बात मार्टिन लूथर किंग को पसंद नहीं आई, कहा कि भैया इसका अहिंसक विरोध करेंगे हम। और इन्होंने क्या किया? पूर्ण तरीके से अहिंसक विरोध किया, और तब जाके वहां पर इनके अधिकारों के लिए, ठीक है जी, अधिकारों के लिए क्या करते हैं ये लोग? लड़ाई करते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं, है ना, इस काम के लिए इन्हें 1964 में, कब? 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? 1964। अगर आप इसको याद ना भी रखें तो भी काम चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज और इसमें हम आपके साथ ऐड करना चाहेंगे, है ना, कि ये जो हमारा क्या कहते हैं मार्टिन लूथर किंग हैं, इनके द्वारा एक भाषण है इनका, बहुत ज़्यादा फेमस है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम। शायद हमने पढ़ा हो किसी क्लास में, आई हैव अ ड्रीम पूछ लिया जाता है, आई हैव अ ड्रीम, है ना। ये किसकी रचना है? विजन फॉर 2020। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, विजन फॉर 2020 किसका है ना, विजन फॉर 2020, ठीक है। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई साहब साइंटिस्ट का नाम डालिए, उस भारतीय सपूत का नाम डालिए जिसने भारत को अग्नि मिसाइल दे दी। जरा जल्दी से डॉक्टर कलाम के नाम की जयकार हो जाए भाई हमारे कमेंट बॉक्स में, है ना। तो भैया आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। क्या कुछ रहने वाला है हमारा अगला सवाल? जी हाँ, ये रहा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की भी इसे हम लोग कहते हैं, इसके अध्यक्ष हाल फिलहाल में कौन बने हैं? जी हाँ, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा सर ये फिक्की के बारे में समझते हैं, है ना। दरअसल फिक्की क्या है कि भारत में एक ऐसी संस्था है, ये सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था आप कह सकते हैं इसे। ये लोग मानते हैं कि भैया ये सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है भारत की। ठीक है जी, सबसे बड़ी व्यापारिक। अब ये इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जीडी बिरला भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, जीडी बिरला भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका मतलब सच में भाई साहब है तो। अच्छा तो मन में आया सर कि अच्छा ये बताइए यह संस्था है तो कब से है? भैया कोई तो टाइम होगा। हमने कहा हाँ जी, वो समय था 1927। जी हाँ, 1927 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय हमारा कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय मिलता है। मिलता क्या है भाई, बनाया गया है। हर बार बात नहीं पकड़ना होता यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा भैया फिक्की जरा बता दीजिए इसकी कहां पर है ना, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भैया हमारे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए भाई, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या कुछ रहने वाला है हमारा अगला सवाल? जी हाँ, अर्मेनिया में आयोजित विश्व सैन्य चैंपियनशिप, क्षमा करें, अर्मेनिया में आयोजित विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024। जी हाँ, भारत कुल कितने पदक जीते? हम कहेंगे 07।
जी हाँ, 07 के फैन लोग जरा हो जाए एक बार थाला फॉर अ रीजन, है ना जी। हाँ भैया, अपने आप को मोटिवेट रखना है, जहां से खुशी मिले लेते रहो। दुनिया बहुत कमीनी है भाई साहब, जीने नहीं देगी दुनिया, तो जहां से खुशी मिले हमको ले लेना है, क्या दिक्कत है ना जी। चलिए भाई, बात करेंगे हम कि भैया ये विश्व चैंपियनशिप ये जो हुआ है, यहाँ पर लगभग हम बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर 30 देश, कितने 30, लगभग 30 देश है ना, या 30 से ज्यादा देश थे लेकिन 30 देश कहते हैं भैया, 30 देश यहाँ पर शामिल थे। भारत को मिला है 7 पदक। तो 7 पदकों की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पदक जिसे हम स्वर्ण कहते हैं, इसके बाद आता है हमारा रजत, और रजत के बाद आता है हमारा कांस्य, ठीक है जी। तो स्वर्ण की बात करेंगे तो 3 हमने स्वर्ण जीता है, रजत की बात करेंगे 1 हमने रजत जीता है, और कांस्य की बात करेंगे तो हमने 3 कांस्य जीता है। कुल मिला के 7 पदक हमने जीता है, ठीक है जी। अच्छा, स्वर्ण में भी एक नाम आप याद रखेंगे, रितिका गैलरी का। हो सकता है कि ये नाम कभी पूछ जाए, क्योंकि इसमें महिला वर्ग में, है ना, जो हमारी रितिका गैलरी जी जो हैं, इन्हें क्या मिला है भैया, स्वर्ण मिला है। तो रितिका गैलरी, ठीक है जी, इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे, है ना। तो हमने दिखाया कि भैया पूरे भारत में जितने भी, अच्छा एक चीज और बता दें कि यहां पर सिर्फ वही देश भाग लेते हैं जिनके पास अपनी सेना होती है, ठीक है जी। अब भूटान वाले यहां नहीं जाएंगे क्योंकि भूटान में अपनी सेना है नहीं, भूटान की रक्षा हम करते हैं, है ना जी। तो वहां पर ऐसे देश जाते हैं जहां पर अपनी सेना इनकी होती है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। को भाई, विश्व सैन्य चैंपियनशिप कहां पर हुआ था, आर्मेनिया में हुआ था। भारत को कितने पदक, 3 पदक, कितने स्वर्ण, 3 स्वर्ण, रजत कितने, 1 रजत, कांस्य कितने, 3 कांस्य, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देशों की संख्या अगर बात करें तो लगभग 30 देश यहां पर शामिल थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है ना, कि असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। जवाब हो जाएगा श्रीभूमि, है ना। अच्छा, ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है भाई साहब, नाम थोड़ा बहुत तो चेंज कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत भी नहीं है, तो नाम चेंज करना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी संस्कृति चलेगा। लेकिन भाई साहब, ये जो नाम आप बार बार चेंज कर रहे हैं, है ना, तो अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के 2 जगहों का नाम चेंज हुआ है। औरंगाबाद का नाम बदला गया है और अहमदनगर का नाम बदला गया है। जरा दोनों नाम आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हमें ये बता दीजिए कि भैया ये दोनों नाम जो हैं, है ना, औरंगाबाद और अहमदनगर का नाम बदल करके क्या हो गया है। उसमें एक नया नाम आपके पास जुड़ जाएगा कि करीमगंज जिला, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है श्रीभूमि रख दिया गया है। अच्छा जी, अच्छा, असम से संबंधित ना एक हमेशा एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पूछता है। क्या पूछता है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारा सवाल पूछता है, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो असम के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मन में आता है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नाम हमारे दिमाग में आता है नामेरी। तीसरा आता है राजीव गांधी ओरंग। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, अच्छा जरा ये बताइए कमेंट बॉक्स में जरा डालिए कि काजीरंगा, है ना, राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए फेमस है, किस जीव के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जी हाँ, इसके अलावा 1-2 और है, जैसे मानस का भी आप नाम लिख लीजिए, ये भी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। एक और नाम लिख ले, दिहिंग पटकाई। जी हाँ, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, हमारे दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, हमारे असम में है, ठीक है। अब इसी 5 में से कोई ना कोई एक घुमा फिरा के किसी ना किसी एग्जाम में रहता है। काजीरंगा वाला तो सबको पता है, ये नॉर्मल रहता है, ठीक है भैया। बाकी में नामेरी है, राजीव गांधी, मानस और दिहिंग पटकाई, इसको आप जरा याद रखेंगे, अपने मेमोरी में रखेंगे। होता ये है भाई साहब कि कब क्या कौन सा पूछ लेगा कोई नहीं जानता। हाँ जी, काजीरंगा की बात कर रहे थे, यहाँ पर 1 सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, है ना जी। किसके लिए फेमस है ये, 1 सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ रहने वाला है हमारा अगला सवाल। जी हाँ, ये रहा, नवंबर 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, नाम सुन लिया, दिमाग में आंसर आ गया, इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के हैं, इजराइल के। इसके साथ एक कांड हुआ है,
क्या हुआ है, तो भाई साहब अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने क्या कर दिया है, इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है ना, कि भाई साहब अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी। अच्छा जी, क्यों हुआ जरा ये बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले हमने भी पढ़ा था इजराइल में किसे बैन किया गया है, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इजराइल ने किस व्यक्ति को अपने यहाँ प्रतिबंधित किया था, है ना। हमने सेशन देखा था, पहले के सेशन में हमने इसे किया है। चलिए भाई, अब जरा बात करते हैं इनकी, इजराइल की। बेंजामिन नेतन्याहू क्यों, आखिर क्रिमिनल कोर्ट ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इन्हें क्यों, इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया। तो भैया बात आती है गाजा की, याद होगा गाजा, लगभग 13 महीने आज हो गए हैं, कितने महीने, 13 महीने, और 13 महीने से भाई साहब लगातार गाजा पर अटैक किए जा रहे हैं। अच्छा, अटैक कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मतलब मुझे नहीं, बाकी लोगों को, और भाई मानवता के लिए तो मुझे भी प्रॉब्लम है ना, कि यहां पर अगर आप सिर्फ आतंकवादियों को मारे चलेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। लगभग 44,000 मौत हुई हैं। सोच के देखिए कितना भयानक आंकड़ा है ये, 44,000 मौत हुआ है, 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। और लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं, 23 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना। मतलब भाई साहब इनको जगह छोड़नी पड़ी। अब मानवता पे इतना बड़ा अगर प्रहार होगा तो आईसीसी चुप थोड़ी रहेगा, है ना। उसने बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाया, बोला भाई साहब इधर आओ, बोले कि आज के बाद से आपके ऊपर वारंट जो जारी करते हैं, है ना, पकड़े गए तो आप अरेस्ट कर लिए जाओगे। क्यों, ये आंकड़ा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, लगभग 24.5 लाख लोगों का आंकड़ा है ये, और मानवता पर शायद बहुत बड़ा प्रहार हम कह सकते हैं इसे। 23 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं, और 44,000 लगभग मौतें हुई हैं। तो बहुत ज्यादा ये खतरनाक आंकड़ा हमारे सामने है भैया। इसके लिए इनके ऊपर क्या किया गया है, आईसीसी ने वारंट जारी किया है। क्या, क्यों भाई, क्या कि भैया अब आप इस लायक नहीं है ना, अब आपको पकड़ के डालेंगे जेल में। चलिए अगला, है ना, ये शुभ समाचार है हमारे लिए। क्या शुभ समाचार है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC, है ना, इसने क्या किया है कि डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे, भारत के पंजाबी एक रैपर हैं जिनका नाम ही है शुभ। इसीलिए मैंने कहा बहुत शुभ समाचार कि भैया यूएन में हमारे सिंगर को आपने क्या किया है, एम्बेसडर बनाया है। इससे गर्व की बात और क्या होगी, है ना। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि भाई साहब इनकी फैन फॉलोइंग देखी गई, भाई बहुत तगड़ा इनका फैन फॉलोइंग है ना जी। तो जब भाई फैन फॉलोइंग तो तगड़ी है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग क्या करेंगे, जब कोई बात की अपील करेंगे तो शायद ज्यादा लोग सुने, इसलिए क्या किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है। चलिए भैया, अब जरा बात करेंगे हम हमारे किस चीज की, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की, UNFCCC की, है ना जी। इसकी शुरुआत तो होती है कब, अब जरा इसकी कहानी को समझेंगे। शुरुआत इसकी की जाती है 1992 में, कहां पर भैया, ब्राजील में, है ना। ब्राजील में कुछ लोग मिले और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे भाई साहब, अपन बनाएंगे, है ना। कहां पर, रियो डी जेनेरो में। कब, 1992। फिर आया 1 साल के बाद, हम लोग भी जुड़ गए। हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो जलवायु परिवर्तन पर, एक काम करो हमें भी साथ ले लो। तो हम भी आ गए। हम कब आए इनके साथ भाई साहब, हम आए इनके साथ 1993 में। भारत जुड़ा कब, 1993 में, ठीक है जी। अच्छा, जब 1993 में भारत जुड़ गया तो बाकी लोग को लगा हाँ यार बात तो सही है, सारे लोग, सारे देश काफी तेजी से जुड़ रहे हैं, अब काफी तेजी से जुड़ रहे हैं तो यार मान्यता तो देनी पड़ेगी। तो ठीक अगले साल इसको मान्यता मिलती है 1994 में, 1994 में इस संस्था को पूरी तरीके से मान्यता मिल जाती है। और ठीक 1 साल के बाद यानी कि 1995 में बर्लिन में, कहां पर भैया, बर्लिन में। अच्छा, बर्लिन कहां पड़ता है, जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, है ना। जर्मनी में इसका
पहला, है ना, इसे हम लोग कोप सम्मेलन कहते हैं, पहला कोप सम्मेलन हमें देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? हमारे बर्लिन में। ठीक है जी, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इस UNFCCC का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है। जी हाँ, वो सचिवालय है हमारे जर्मनी में। कहाँ पर? सचिवालय हमारे जर्मनी में है। ठीक है, तो ये रही बात हमारे UNFCCC की। चलिए भाई, कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कुछ रहने वाला है? जी हाँ भाई, बिहार से एक सवाल है और हमारे लिए गर्व की बात है ना। अभी हाल फिलहाल में राजगीर, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि राजगीर में हाल फिलहाल में कौन सा खेल का आयोजन किया गया। हमने इसे डिटेल्स से कवर किया था, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा हो तो प्लीज जाकर के देख लें। हाँ जी, तो बात करेंगे हम किसकी? खेलो इंडिया यूथ और पारा गेम्स जो है हमारे 2025, इसका अगला संस्करण कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। खेलो इंडिया का कौन सा संस्करण होगा? 6ठा संस्करण होगा। इसका मतलब सर कि पहला हो चुका। भैया पहला कहाँ हुआ था? हमने कहा पहला नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, 6ठा है, कब होगा? 2025 में। इसका मतलब है कि क्या पता एग्जाम में पूछ दे, बताइए भैया 5वां कहाँ हुआ? कोई ठीक है एग्जामिनर का? पूछ देगा कि भैया बताइए 5वां यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, है ना। और रेलवे वाले तो एकदम, NTPC वाले जो हैं, NTPC वाले तो एकदम फिक्स है, क्योंकि NTPC में करंट भी पूछता है तो उस हिसाब का ही पूछता है, वो साल भर के रेंज का ही रखता है ना, साल, 1.5 साल, 2 साल का रेंज का ही रखता है। तो याद रखिएगा कि 5वां जो हुआ था ये हमारे कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था। ठीक है जी। अगर हम खेलो इंडिया यूथ सागरिया इसकी बात करें कि भैया इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी हमारे नई दिल्ली में ही है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। और अगर हम बात करें कि भाई साहब अच्छा ये बताइए कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, यूथ गेम्स में, है ना, कि भैया इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, हम कहेंगे भैया इसमें 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जिसे हम लोग अंडर 17 कहते हैं, यानी 17 साल के कम उम्र के बच्चे इसमें खेलेंगे, और दूसरी होती है अंडर 21। जी हाँ, जिसमें 21 साल से कम उम्र के बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं, है ना जी। और बिहार से रिलेटेड एक और सवाल, अभी हाल फिलहाल कल परसों ही अभी ऑक्शन हुआ है, IPL का ऑक्शन है ना। हमने क्वेश्चन पढ़ा था वैभव सूर्यवंशी, याद है? हमारे ही चैनल पे हमने डिस्कस किया था वैभव सूर्यवंशी के बारे में। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं 13 साल में। यह बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 13 साल की उम्र में कौन? वैभव, है ना। इन्हें 1,10,00,000 में खरीद लिया गया है। IPL खेलेंगे, है ना, क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो बिहार से एक और बढ़िया खबर हमारे पास कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी अब IPL में बड़े बड़ों से टक्कर लेता हुआ नजर आएगा। यह है हमारे बिहार की ताकत। चलिए, कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर, है ना। आप कमेंट के इंतजार में और रिवीजन करते रहेंगे। जय हिंद।